जय हिंद। आप सबको बे ऑफ लॉ की ओर से हैप्पी रिपब्लिक डे। भारत में सबको मन खोल के बोलने की, कहीं भी जाने की एवं ऐसी काफी मिलते जुलते अधिकार दिए गए हैं, जिसमें राइट टू रिलीजन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी जैसे बहुत सारे राइट्स मिले हैं। और ये राइट्स हमें देता है हमारा संविधान। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी आज बे ऑफ लॉ आप तक लाएगी। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान का होना उतना ही जरूरी है जैसे इंसान के जिंदा रहने के लिए हवा। लेकिन जब भारत ब्रिटिश शासन के अंडर था तो उसका अपना कोई संविधान नहीं था। लेकिन भारत के लोगों ने कोशिश करनी बहुत साल पहले से ही शुरू कर दी थी। 1857 के विद्रोह में शामिल बागी सिपाहियों ने भी हिंदुस्तान का एक संविधान बनाने का सोचा, लेकिन उस विद्रोह को पूरी तरह ब्रिटिश ने कुचल दिया। हर 20 साल में अलग अलग लॉ लाके ब्रिटिश सरकार इंडिया को चलाना चाह रही थी। तब कांग्रेस को ब्रिटिश का एक सब्सिडरी माना जाता था। कांग्रेस उस टाइम सिर्फ लॉ में रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ रही थी। आजादी तब बस एक ख्वाब था। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स लाया गया ब्रिटिश के द्वारा, जहां वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लॉज बना सकते थे, बट इसमें मुस्लिम्स को एक्सक्लूडेड रखा गया। एंड हेंस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ब्रिटिश ने कुछ ही सालों में मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बना डाली। रौलत एक्ट आया, जिसके रिपरकर्शन में जलियांवाला बाग हुआ। फिर आया साइमन कमीशन 1927 में। 1930 में डोमिनियन स्टेटस देके ब्रिटिश अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर हमारे लीडर्स ने उसे रिजेक्ट किया और मांगा पूर्ण स्वराज, यानी कि टोटल इंडिपेंडेंस। एंड फाइनली 1935 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसने हमारे संविधान की नींव रखनी शुरू की, जिसमें इलेक्शन करवाने की बात जैसे काफी इंपॉर्टेंट लॉज सामने आए। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस में कांग्रेस जीती और मुस्लिम लीग इस बात से असहमत होकर अलग पाकिस्तान की मांग कर बैठी और लाहौर रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही ब्रिटेन की सरकार से भारत के संविधान की बात करनी शुरू कर दी थी। 1914 में ब्रिटिश ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन ये सिर्फ एक झूठा आश्वासन बन के रह गया था। But time eventually passed on and Gandhi made very strong comments about how Indian constitution should be made by the Indians and not by the Britishers. ब्रिटेन के हिज मैजेस्टी के सरकार के 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भारत भेजा गया फॉर कैबिनेट मिशन प्लान इन द ईयर 1946। इसी में मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रपोज टू मेक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना आस्क्ड फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मुस्लिम स्टेट्स, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल रिजेक्टेड जिन्नास प्रपोजल बिकॉज ही वांटेड यूनिफाइड इंडिया। मास का गुस्सा देख के ब्रिटिश सरकार ने पंडित नेहरू के देश में वापस आने के 3 दिन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। मुस्लिम लीग फिर से इलेक्शन हार जाती है और पाकिस्तान अलग हो जाता है। उनको अपना और हमें अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिला 1947 में, और उसके 2 साल 11 महीने बाद हमें अपना कानून मिल गया। एंड वी अचीव्ड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके आर्किटेक्ट थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे संविधान को हमने कई देशों के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया। जैसे हमने पंचवर्षीय योजना लिया सोवियत रूस से, फंडामेंटल राइट लिया अमेरिका से। हमारा संविधान ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश, यूएस, यूएसएसआर, आयरिश, कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, जर्मनी, साउथ अफ्रीकन एवं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ चुनिंदा फीचर से मिलकर बना है। हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट की गई 26 नवंबर 1949 में और ये इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 में, और इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया एक सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जो कि किसी भी सिटीजन को इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी बनाने का राइट देता है। हमारे देश कानून से चलता है, जो ना किसी के साथ है ना किसी के खिलाफ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रस्ताव रखा था एम.एन. रॉय ने 1935 में, जो कि जाके 1940 में ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया। In the very first 5 minutes of the first session, Pandit Nehru said about intactness, integrity, autonomy,
equality and unity of the country in his speech. लेकिन from the side of Britain, Churchill condemned the Constituent Assembly. He said, without British impartiality and involvement, the country won't be able to work because of its majority and minority crisis. लेकिन इस स्टेटमेंट की भारी निंदा की डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने। अंबेडकर आगे आए और उन्होंने कहा कि भले ही हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप दिस कंट्री फ्रॉम बीइंग यूनिफाइड। संविधान सभा का 5वां सभा हुआ एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन में, 15 अगस्त 1947, और इसी सत्र में संविधान को बाकायदा लिखित रूप देने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया। 22 कमिटीज का गठन किया गया, जिनमें से 8 इंपॉर्टेंट थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को मिला ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम ये बताना था कि कानून में क्या क्या चीजें रखी जाए। इसमें 1946 से लेकर 1950 तक 2000 बार कानून में बदलाव किए गए और इवन आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं। कानून में बदलाव आज भी होते हैं और ये एक अच्छे संविधान की निशानी है। जूरिस्ट बी.एन. राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, जिन्होंने ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था। जवाहरलाल नेहरू को मिला यूनियन पावर कमिटीज, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाले प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी को। अब बहुत प्रिसाइसली आपको एक टाइमलाइन के थ्रू ले जाते हैं। 6 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, 9 दिसंबर में फर्स्ट मीटिंग हुई, 11 दिसंबर में राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, 13 दिसंबर में नेहरू द्वारा देश को कैसे चलाया जाना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, जो आगे जाके हमारा प्रीएम्बल बनेगा। 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसमें 7 मेंबर्स थे, जिसके चेयरमैन थे बी.आर. अंबेडकर और उनके बाकी 7 मेंबर थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर एंड डी.पी. खैतान। 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पास किया गया और उसे असेंबली द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया। 24 जनवरी 1950 में लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट मीटिंग हुई, जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को साइन और एक्सेप्ट किया गया, और 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू कर दिया गया विद 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। संविधान बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। खर्च आया 64 लाख रुपीस का। अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट, वन वेरी फ्रूटफुल टॉपिक वॉज एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेट वॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम राजनीति के निर्देशक तत्व भी कहते हैं। बी.आर. अंबेडकर फर्दर स्टेटेड दैट दीज DPSP आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसी एक पार्टिकुलर राजनीतिक पार्टी को ताकत ना देकर ये ताकत देती है लोगों के मत को। जो पार्टी पावर में आती है, उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर रह के ही कार्य करना है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैंड रिटन था, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बहुत ही खूबसूरती के साथ कैलीग्राफी स्टाइल में लिखा था। हर पन्ने को सजाने का काम शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने किया। इन अ लेक्चर एट बॉम्बे कॉलेज, बी.आर. अंबेडकर said a very crucial line. Rights are protected not by law but by the social and moral conscience of the society. Social conscience is the only safeguard for all rights, fundamental or non-fundamental. तो ना ही सिर्फ एक अच्छा नागरिक होने के नाते, बल्कि एक अच्छा इंसान होने के नाते हमें उन लीडर्स के सेक्रीफाइसेस को, स्ट्रगल को नहीं भूलना चाहिए, जिनकी वजह से आज हमें ये मामूली से दिखने वाले इम्पोर्टेंट राइट्स मिले। संविधान सिर्फ एक नियमों की किताब नहीं है, ये वो ढांचा है जो हमारे देश को खड़ा रखती है, हमें अधिकार देती है, सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं, सोशल और मोरल अधिकार भी। ऐसे और लॉ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब द बे ऑफ लॉ। थैंक यू।